हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला सीरीज को कर रहे थे, जिसमें से 3 सीरीज हम करा चुके हैं। आज हम करेंगे चौथा। अगर यदि आप लोगों ने तो पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम नोट देखते हैं। ये री है, री का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ऋषि, ऋण, इत्यादि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम कहते हैं व्यंजन। इसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में इसे हम देखते हैं। क, ख, ग, अर्थात ये अपने आप में आधे हैं। जब यहाँ पर हम क में आ ऐड करते हैं तब ये हो जाएगा क। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 तथा इसमें 2 और हम ऐड करते हैं द्विगुण। इसमें हम द्विगुण या उत्क्षिप्त क्या होंगे? ड़ और ढ। ये दोनों को जो हम ऐड करेंगे 2 को, तो ये टोटल हो जाएंगे 35। कितने हो जाएंगे? 35। एक बार हम और देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है तथा इनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर इनको जो व्यंजन जो होता है वो अपने आप में आधा होता है, इसमें जब हम स्वर को ऐड करते हैं तब इसका ये पूरा हमें पूरा मिलता है। अब इसमें देखते हैं ये जो है टोटल कितने होते हैं। परंपरागत रूप से ये 33 होते हैं तथा द्विगुण और उत्क्षिप्त, जिसको हम उत्क्षिप्त कहते हैं, इसमें हम 2 और ऐड कर देते हैं। वो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। अब हम देखते हैं हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, ये प्रयत्न के आधार पर। इसमें पहला होगा स्पर्शी व्यंजन। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन जिसकी संख्या कितनी होती है? 25। अब हम वर्ग देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। अब हम इनके उच्चारण का स्थान देखते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ और च वर्ग का स्थान होता है तालव्य। ट वर्ग का स्थान होता है मूर्धन्य। त वर्ग का स्थान होता है दंत्य तथा प वर्ग का स्थान होता है ओष्ठ। ये टोटल कितने होंगे? 25 संख्या इनकी आएगी। क ख ग घ अंगा। तो इसमें जो है कितने वर्ग होंगे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। ठीक। संघर्षी व्यंजन। संघर्ष मतलब होता है घर्षण करना या विरोध करना। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव
अवयव मतलब होता है अंग। अब जीभ, उच्चारण अवयव क्या क्या है? जीभ है, होठ है, ऐसे तो तालु वगैरह भी हो जाएंगे। तो जीभ या जो निचला होठ होता है उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते, बल्कि उनके इतने निकट पहुंच जाते हैं, दोनों के बीच में जगह इतनी कम रह जाती है कि वायु का घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकल जाती है। मतलब जैसे अभी हम एग्जाम्पल के रूप में लेके तब समझाते हैं। एग्जाम्पल पहले हम कहेंगे तालव्य सा, तालव्य सा, इसके बाद फिर मूर्धन्य सा, दंत सा आएंगे, दंत सा आएगा, इसके बाद फिर हा। तो ये जो तालव्य सा है, इसका स्थान जो होता है ये तालु होता है, तालु अगली तालव्य। श, जैसे मैंने कहा श, तो जो मेरा जीभ है, जीभ ऊपर जो तालु है उसके पास तो जाता है लेकिन उसको टच नहीं करता है, उसमें थोड़ी सी जो जगह बची रह जाती है वहीं से हवा क्या करता है, वो घर्षण होके बाहर निकल जाता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो उसे हम कहेंगे जो है संघर्षी व्यंजन। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें 4 आते हैं, श, स, ह। तो इसे कहेंगे ये तालव्य श है और ये है मूर्धन्य श। ये है इसे ये मूर्धा होता है, मूर्धा, मूर्धन्य। अब ये जो होता है इसमें क्या होता है, जीभ जो है वो मुड़ जाती है ऊपर की तरफ। अब ये दंत सा, ये होता है दंत, दंत, या और इसी को कहते हैं हम वर्त्य, वर, वर्त्य। तो वर्त जो होता है, वर्त का मतलब होता है मसूढ़ा या दंतमूल। क्या हो जाएगा? मसूढ़ा। हा जो है हा, ये होता है स्वर तंत्रीय। क्या होता है? स्वर तंत्रीय। स्वर तंत्रीय का मतलब होता है जो गला होता है, जो गले के अंदर से निकलता है वायु, उसे हम कहते हैं स्वर तंत्रीय। गले के अंदर से जो स्वर निकलता है। एक तीसरा है स्पर्श संघर्षी। इसमें जीभ पहले तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का मतलब वो जो तालु वाला पोर्शन होता है ऊपर का, उसका तो स्पर्श करती है। उच्चारण स्थान मतलब होता है जैसे दंत हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया, ये आएंगे उच्चारण स्थान में। तो इसका स्पर्श तो करेगी, लेकिन फिर वहां से हटकर उच्चारण स्थान के इतने निकट आ जाएगी कि वहां से जो वायु का जो घर्षण होता है, वो वायु क्या होता है, वो घर्षण करते हुए वहां से बाहर निकलती है, उस वायु को घर्षण करके वहां से बाहर निकालना पड़ता है। इसमें क्या होता है, स्पर्श और संघर्ष दोनों दोनों ही होता है। देखिए जीभ क्या है, जैसे जीभ क्या करेगी, पहले तो उच्चारण स्थान, जैसे कंठ हो गया, दंत हो गया, और मूर्धा हो गया, तालव्य हो गया, ये सारे उच्चारण स्थान में आएगी, उनका तो स्पर्श करती है, लेकिन करने के बाद में वहां से हट जाएगी और इतने ज्यादा नजदीक रहेगी कि वायु जो होता है, प्राण वायु जब बाहर आने लगता है तो उसमें वो घर्षण करके निकलता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, इसमें आएगा च वर्ग, च वर्ग, च, छ, ज, झ और या। चौथा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व आते हैं। कितने वर्ड होते हैं? यहाँ भी होते हैं 4। कितने वर्ड होते हैं टोटल? ये 4 वर्ड होते हैं और इसके भी 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा लुंठित। लुंठित क्या होता है, इसमें जो जीभ होती है वो मुंह के मध्य में आ जाएगी और बार बार ये झटके के साथ आगे पीछे
होती रहेगी। देखिए लिखा हुआ है, जीभ मुंह के मध्य में आ जाएगी तथा बार बार झटके से आगे पीछे होती रहेगी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा र। एग्जाम्पल होगा र। अब हम आगे देखते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या है? श्वास का अवरोध जो है व्यंजन की तुलना में कम मात्रा में होता है। इसमें आ जाएगा य और व। इसमें य में भी और व में भी देखिए आ, इसमें कम जो है व्यंजन की जो मात्रा में, जो व्यंजन की तुलना में इसमें कम मात्रा में जो है श्वास का अवरोध होता है। अब आएंगे तीसरा। तीसरा होता है पार्श्विक। पार्श्विक क्या है? वायु जीभ के पीछे से निकलेगी। इसमें हो जाएगा ला। जैसे यदि आप ला बोलेंगे, ला, तो ला क्या होगा? जीभ मुड़ेगी, उसके बगल बगल से जो है उसके जो हवा क्या निकलेगी? जीभ के पीछे से आएगी और बगल से निकल जाएगी। अब हम देखेंगे नंबर 5, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो उत्क्षिप्त का मतलब होता है ढकेलना या फेंकना। क्या होता है? ढकेलना या फेंकना। और द्विगुण का अर्थ होता है दो गुणों को धारण करने वाला। धारण करने वाला। अब इसमें देखेंगे, इसमें दो वर्ड आते हैं। वर्डों की संख्या होती है तो दो। संख्या कितनी होगी? दो होगी। कौन कौन से होंगे? एक होंगे ढ, एक होंगे ढ। तो ये जो ढ और ढ है, तो इसमें दो गुण क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये जो है ड और ढ से लिया गया है। तो इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो नुक्ता लगा दिया गया है, इसी से ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है और इसका हम प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता या प्रारंभ में नहीं होता है। इसे हम बीच में जो है किसी शब्द के बीच में प्रयोग करते हैं इसका। जैसे हम कहते हैं पेड़। पेड़, अब ये आगे तो आया नहीं है, ये पीछे आया हुआ है। ओढ़नी। ओढ़नी में भी ये देखिए ये बीच में आया हुआ है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दकोश में नहीं होता है। जैसे कि ये जो पेड़ है, अगर इसके यहाँ से नीचे हटा दिया जाए तो पेड़। तो पेड़ जो है अंग्रेजी वर्णमाला का जो है शब्द है। तो इसके नीचे जो यहाँ पे नुक्ता लगा देंगे तो ये हमारे हिंदी वर्णमाला के हो जाएंगे शब्द, ये हो जाएंगे पेड़। ठीक। अब हम देखते हैं नासिका या अनुनासिक, ये होगा छठवां। इसमें कौन कौन से होंगे? इसमें आएंगे यम गणनम। इसमें आ जाएंगे कौन कैसे? ना, या, डा, ना और एक हो जाएगा मा। इसमें कितने होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। यही होता है पंचमाक्षर। अब हम देखेंगे घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। इसमें पहला होगा अघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। कंपन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा व
श, श और श, ये होंगे। अब इसमें देखते हैं अघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। इसमें क्या क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा प, ट, और क, ये आएंगे। अब हम देखेंगे क घोष। इसमें क्या होता है? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में जो होता है वो कंपन होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? कंपन होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का इसमें होगा प्रथम और द्वितीय वर्ण, इसमें हो जाएगा तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, और पंचम वर्ण तथा ढ़, ढ, ढ़, ढ़, ढ़ और या, र, ला, व, एक और बच रहा है, ढ, ढ, या, र, ला, व, और हो जाएगा यहाँ पे हाँ। ठीक, इसमें हो जाएगा क्या? इसमें तो कंपन जो होता है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, और इसमें क्या होता है? कंपन होता है। ठीक, इसमें क्या है? प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होगा। फिर ढ, ढ, या, र, ला, व और ह और शामिल होगा। अब हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। इसमें होगा पहला अल्प प्राण। अल्प प्राण में फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु होती है, फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, कम होती है। अल्प प्राण में क्या होता है? फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। इसमें प्रत्येक वर्ग का इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम तथा या, रा, ला, वा आते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम तथा या, र, ला और वा आते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे महाप्राण। महाप्राण इसमें क्या होगा? इसमें जो अल्प प्राण में क्या था कि फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम थी, लेकिन इसमें फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होगी। इसमें वायु की मात्रा अधिक होगी, इसमें अधिक होगी। और इसमें वर्ग कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से वर्ग आएंगे? इसमें प्रत्येक वर्ग का
द्वितीय तथा चतुर्थ द्वितीय चतुर्थ तथा श श और हा आएंगे। इसमें क्या आएगा महाप्राण में? ये फेफड़ों से निकलने वाली जो इसमें वायु की मात्रा होती है अधिक होती है। हम यहाँ भूल गए, यहाँ प्राण क्या है? प्राण मतलब होता है वायु। ठीक, अब एक बार और देखते हैं। अल्प प्राण में फेफड़ों से जो निकलने वाली वायु की मात्रा होती है वो कम होती है। इसमें क्या क्या प्रथम, तृतीय और पंचम तथा 11 लावा आएंगे, वर्ण आएंगे। और इसमें महाप्राण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है। इसमें दूसरे, चतुर्थ तथा वर्ण आएंगे। आज हिंदी वर्णमाला यूनिट हमने समाप्त कर दिया है। अब हम कल मिलेंगे इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।